स्वागत है आपका आज की हिंदी की कक्षा में। और हिंदी की कक्षा के अंतर्गत आज का हमारा उप विषय है व्याकरण। और व्याकरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संधि। संधि क्या होता है बच्चों? संधि संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। अब ये जुड़ाव या मिलाव किसका होगा? ये वास्तव में जुड़ाव या मिलाव होगा दो शब्दों में से एक शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण मिलता है तो उस मिलने की क्रिया को संधि कहते हैं। आइए उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसे कि विद्या धन आलय। अब इस विद्या धन आलय के अंतर्गत जो पहला शब्द है, अब आपका शब्द को हम पद भी कहते हैं, जो पहला पद है हमारा उसका अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण ये बड़ा आकार डंडा या बड़ा, ये हमारा अंतिम वर्ण है। और द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण वो क्या है? वो भी बड़ा हा है। तो जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में, इन दोनों के बीच में जब जुड़ाव होता है, ये दोनों मिलते हैं, तो इस मिलने की क्रिया को कहते हैं संधि। यहाँ पर विद्या का अंतिम वर्ण और आलय का प्रथम वर्ण जब मिला तो बना विद्यालय। जुड़ाव और मिलाव इन दो वर्णों के बीच में हुआ और परिणाम स्वरूप एक नया शब्द बन गया। इसी क्रिया को बच्चों कहते हैं संधि। आइए बात करते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। संधि के प्रकार। संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कक्षा में अधिकतर जब आप लोगों से पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की है, तो संख्याएं बड़ी भिन्न भिन्न सुनने को मिलती हैं। कोई 4 बताता है, कोई 5, कोई 6, क्योंकि वास्तव में अभी तक आप दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ इन संधियों को पढ़ते आए हैं और आप इन्हीं को ही संधि के प्रकार मान बैठते हैं, परंतु वास्तव में ये उपभेद हैं संधि के। संधि मूल रूप से केवल 3 ही प्रकार की होती है और वो प्रकार है, पहला प्रकार है स्वर संधि। इसके बाद में दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आपके मन में यदि शंका हो कि फिर ये गुण संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, यड़ संधि क्या है, इस प्रकार के प्रश्न निश्चय ही आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे। तो वास्तव में बच्चों वो स्वर संधि के उपभेद हैं। ये स्वर संधि कई प्रकार की होती है। ठीक इसी प्रकार व्यंजन संधि भी कई प्रकार की होती है, विसर्ग संधि भी कई प्रकार की होती है। पर हमारे सिलेबस में जो संधि है वो है स्वर संधि। स्वर संधि के भेदों की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है दीर्घ संधि का, जो कि आप कक्षा 6 से जिसका अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, आप अच्छे से इससे परिचित होंगे। इसके बाद में गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, इसके अलावा यण संधि और अयादि संधि। पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ये कुछ संधियां हैं। इन संधियों के अंतर्गत
स्वर का स्वर से मेल होता है। जहां पर भी स्वर का स्वर से मेल होगा, स्वर का स्वर से जुड़ा होगा, वो संधि स्वर संधि कहलाएगी। वहीं अगर व्यंजन संधि की बात करें तो जहां व्यंजन का किसी भी दूसरे स्वर या व्यंजन के साथ में मेल होगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अभी अंत में मैं प्रश्न करूंगी। स्वर संधि क्या है? जहां स्वर का स्वर से मेल होगा। व्यंजन संधि क्या है? जहां व्यंजन का स्वर या व्यंजन में से किसी भी एक से मेल होगा। और विसर्ग संधि क्या है? जहां पर विसर्ग का किसी व्यंजन के साथ में मेल होगा, वो विसर्ग संधि कहलाती है। मेल होगा, कैसे मेल होगा? जैसा कि आपको भी पहले बताया था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और बाद वाले पद का या दूसरे वाले पद का या उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, उन दोनों के बीच में मेल होगा। आपको बस ये देखना है कि प्रथम पद के अंत में स्वर है या व्यंजन है। अगर स्वर है ठीक है, अगर इधर उत्तर पद के प्रारंभ में भी अगर स्वर है ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया और परिणाम स्वरूप जो संधि बनी वो होगी स्वर संधि। अगर व्यंजन संधि में बात करेंगे, अगर प्रथम पद के अंत में व्यंजन है और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन में से कुछ भी है, तो जो परिणाम स्वरूप विकार उत्पन्न होगा या जो शब्द उत्पन्न होगा वो क्या होगा? वो व्यंजन शब्द संधि होगा। वहां पर जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। और इसी प्रकार से यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन है, तो जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। समझ में आ गया बच्चों? इन तीनों संधियों का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। मैं साय विचार करती हूँ, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप इसको बार बार देखिएगा बच्चों, क्योंकि अंत में मैं आपसे प्रश्न अवश्य करूंगी। और स्वर संधि जो है वो कई प्रकार की होती हैं। स्वर को कई प्रकार से एक दूसरे से मिलाया जाता है और फिर इसी आधार पर संधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। इसमें आप दीर्घ संधि का अध्ययन, गुण संधि का अध्ययन कक्षा 9 में कर चुके हैं। कक्षा 10 में जो आपके लिए प्रस्तावित संधियां हैं वो हैं वृद्धि संधि और यड़ संधि। ये दो संधियां जो हैं इनका अध्ययन जो है आपको कक्षा 10 में करना होगा। तो आइए हम एक एक संधि को लेते हैं और विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैं वृद्धि संधि की। ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी में और अपने मस्तिष्क में भी इस बात को बैठा लीजिएगा। और भविष्य में जब आपसे प्रश्न किया जाए कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो इतनी संधियों को आप जो है इनको संधियों के प्रकार ना बनकर इनको आप संधियों का प्रकार बताएंगे। यही संधियों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, ये उप प्रकार। ठीक है, अब मैं इसे हटा देती हूँ। वृद्धि संधि। कई बार संस्कृत में तो परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है। विकल्प दे दिए जाते हैं, कई सही विकल्प का चुनाव आपको करना होता है। तो आप इसका सूत्र भी देख लीजिए बच्चों। वृद्धि रेच, वृद्धि रेच जो है वो इसका सूत्र है इस संधि का। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं वास्तव में वृद्धि संधि होती क्या है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखेंगे हम लोग और द्वितीय पद का प्रारंभिक वाला वर्ण देखेंगे। वृद्धि संधि में क्या होता है, यहां पर लिख दे रही हूं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और यहां लिख दे रही हूं मैं उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण। क्या होता है यहाँ पर, आ या बड़ा आ। प्रथम पद के अंत में छोटा आ आए या फिर आए बड़ा आ, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या आए, आए ए, आए ओ और आओ। इन चारों में से अगर कोई वर्ण आ रहा है उत्तर पद के प्रारंभ में, तो ये मान लीजिए कि ये वृद्धि संधि है। प्रथम पद के अंत में क्या आएगा, छोटा आ या बड़ा आ, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या आएगा, ए, ऐ, ओ, औ। अच्छा, अब इनकी जब संधि होगी तो बनेगा क्या, ये भी देख लेते हैं हम लोग हैं।
यदि आ और ए मिला तो क्या बनेगा? वृद्धि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि बड़ा ए ही बनेगा, ए ही बनेगा। और अगर ए के साथ में इसकी संधि हुई तो भी ए बनेगा, ए। आ और आ के साथ में अगर ओ मिलता है तो बनेगा आओ, आओ से औरत। आ और आ के साथ में अगर औ ही मिल रहा है तो भी औ बनेगा। हर हालत में संधि जब होगी तो मात्राओं में वृद्धि ही होगी। उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उदाहरण, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दे रही हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हाँ, उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सदा धन एव, सदा धन एव, सदा के अंत में कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है? आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, तो मान लिया हमने यहां पर है बड़ा आ। और एव के प्रारंभ में कौन सा वर्ण है? ए। वृद्धि संधि यही कहती है कि प्रथम पद के अंत में आ या आ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ए ऐ ओ में से हो। तो यहाँ ए है, तो होगा क्या? जब दोनों की संधि होगी तो मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी और शब्द जो बनेगा वो बनेगा, देखिए सा और दा तो मैंने वैसे ही उतार दिया, ये आ और ये ए, इनकी संधि होकर जो बना वो मैंने क्या बताया था? ए। और जब ए की मात्रा लगती है तो ऊपर दो मात्राएं लगती है और शेष क्या बचा? व, और बन गया सदैव। समझ में आया बच्चों? अगला देखिए, महा धन ऐश्वर्य। यहां पर क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है? ऐ। जब आ और ऐ दोनों मिल गए तो क्या होता है? तो भी वृद्धि होती है, तो भी दो मात्राएं लगती हैं। देखिए संधि करेंगे हम इसकी, क्या करेंगे? माँ का माँ उतार लिया, हा का हा उतार लिया, मैं हो गया। अब ये बड़ा आ का डंडा जो है और ये ए है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। तो इनकी दो मात्राएं हमने यहाँ पर लगा दी और शेष क्या बचा? आधा शा, वा और या, तो बन गया महेश्वर्य। समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए। अभी मैं नीचे जो है बहुत सारे उदाहरण मैं आपको भी दूंगी, जिनको आप जब हल करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से आपके जो है मस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और उदाहरणों को हल करके। अभी आप ध्यान से बस ये देखते चलिए। अगला उदाहरण देखते हैं हम है महा धन ओजस्वी। देखिए फिर हम क्या देखेंगे? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ का डंडा या बड़ा आ की मात्रा, और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है? ओ से ओ की ओ। तो यही हमारी संधि कह रही है, आ या आ हो, इधर ए है ओ में से हो। हम तीसरी वाली बात की चर्चा, हम यहाँ पर तीसरे उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ओ आ गया है तो आ और ओ मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। तो देखिए आइए इसकी संधि करते हैं। म ह ऐसे ही लिख लिया। अब इस आ की मात्रा और ओ की जगह पे क्या हो जाना है? औ। तो हमने यहाँ पर औ कर दिया, वो बचा क्या? जस्वी, जस्वी, और बन गया हमारा महोजस्वी। ठीक है, अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। महा धन औषधम। महाधन औषधम। अब यहां पर क्या है? प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण औ। आ और औ जब मिला तो बना औ, और इसकी संधि कैसे होगी? मां हा लिखा हमने, आ और औ मिलकर क्या बन गया? औ बन गया, और शेष बचा ये शदम। इसको हमने ऐसे ही उतार दिया और जो शब्द बना महौषधम। ठीक है बच्चों?
अब एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आपको ये संधि पद दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इनका विच्छेद करिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है संधि का विच्छेद करिए और 1 नंबर में पूछा जाता है कि संधि का नाम भी बताइए। जहां पर आपको अ और अ की 2 मात्राएं दिखाई पड़ जाएं, देखिए सदैव में 2 मात्राएं हैं, महेश्वर में 2 मात्राएं हैं, महोजस्वी में 2 मात्राएं हैं, महोषधम में भी 2 मात्राएं हैं। जहां पर आपको ये दीर्घ वृद्धि मात्राएं, वृद्धि नाम याद रखिए, 2 मात्राएं दिखाई पड़ जाए, मात्राओं की वृद्धि, ज्यादा मात्राएं दिखाई पड़ रही हैं, वहां पर ये मान के चलिए कि वो वृद्धि संधि होगी। 1 नंबर आपका यहाँ पर तुरंत पक्का हो जाएगा, आप इसको देखकर ही पहचान जाएंगे। देखिए यहाँ भी 2 मात्राएं हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मगर ये 2 मात्राएं अ और ओ की ही होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा दिखाई पड़ जाता है तो आप संधि को पहचान लेंगे, वृद्धि संधि वो हो जाएगी। और इसके बाद में इसका विच्छेद करने का तरीका वही है कि आप इस बात का विच्छेद करते समय ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका आ या आ ही रहे और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण आपका ए, ऐ, ओ, औ ही। अभी अंत में मैं अभी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ उदाहरण दे दूंगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, मैं व्हाट्सएप में जब आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें बहुत सारे उदाहरण दूंगी, उनको आप मुझे हल करके दिखाइएगा। कुछ उदाहरण मैं भी हल करके दूंगी आपको, उसके आधार पर आपकी ये संधि खूब अच्छे से पक्की हो जाएगी। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे यड़ संधि की। तब तक के लिए धन्यवाद।